चैप्टर 111 क्या मैं सीखूं? क्या अब शहर में हर कोई अपना सामान इतने खुलेआम बेच रहा है? मैं हाल ही में घर पर हूं और शहर की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानता। अगर मेरी पत्नी ने इसे देखा है, तो शायद यह झूठ नहीं है। बिना किसी गार्ड के, स्वाभाविक रूप से, काले बाजार पर गश्त करने वाला कोई नहीं है। यून जियाओक्सियाओ ने हल्के से खांसते हुए कहा, मैंने उससे काफी कुछ सामान खरीदा है, और अगर मेरे पास पैसे खत्म नहीं होते, तो मुझे उसकी टोकरी में मौजूद हर चीज खरीदना अच्छा लगता। आपने क्या खरीदा? वहाँ बच्चों के सूती कपड़े, सूती जूते, साबुन और कुछ सूत थे। क्या आप जानते हैं कि स्वेटर कैसे बुनते हैं? हम स्वेटर बुनाई के विषय पर कैसे पहुंचे? ऐसा लगता है कि कोई यांगचेंग शहर से सामान ला रहा है। क्या यह ट्रक ड्राइवर सामान ला रहे हैं, या कोई विशेष रूप से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए यांगचेंग शहर जा रहा है? झाओ तियानले स्वयं इस पर स्पष्ट नहीं है। मुझे स्वेटर बुनना नहीं आता। मेरी माँ थोड़ा जानती है, शायद आप उनसे मदद मांग सकते हैं। मेरी सास स्वेटर बुन सकती हैं। तुम्हें नहीं पता कैसे? झाओ तियानले अचंभित हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता। पता नहीं। मुझे लगा कि आप सब कुछ करना जानते हैं। पत्नी, अगर मैं यह करना सीख जाऊं तो क्या होगा? अपनी पत्नी को कई बार अपनी ओर देखते हुए, झाओ तियानले के मन में अचानक यह विचार आया। आप सीखने जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि कल तक पूरी टीम कहेगी कि मैं आपका शोषण कर रहा हूँ? आलस्य से ऐसा कहा, मैं पहले सीखने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं वास्तव में प्रबंधन नहीं कर सका, तो शायद हम किसी और दिन शहर में भाग्यशाली होंगे, और शायद हम एक स्वेटर भी खरीद सकते हैं। वह काम कर सकता है। मेरी पत्नी बुनाई नहीं कर सकती और मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन सर्दियों में ठंड होती है, कोई स्वेटर नहीं पहन सकता, है ना? मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मुझे हर समय पत्नी कहना बंद करो। लेकिन तुम तो मेरी पत्नी हो ना। यू जियाओक्सियाओ ने अचानक कुछ सोचा, इस साल आपकी उम्र कितनी है? 25 वर्षीय। क्या गलत? क्या मेरी पत्नी को कुछ याद आया? 25 वर्षीय। मेरा छोटा भाई, छोटा भेड़िया कुत्ता। क्या आपका जन्मदिन आ रहा है? एक जन्मदिन? क्या आपका जन्मदिन पहले ही बीत चुका है? यदि ऐसा नहीं है, तो मैं एक उपहार तैयार कर सकता हूँ। एक घड़ी काम करेगी। कपड़े वगैरह ही खरीदे जा सकते हैं। मुझे आशा है कि इससे उसे संदेह नहीं होगा। यह बीत गया, यह बीत गया। झाओ तियानले ने कुछ और सोचा, क्या आपके माता पिता ने आपको मेल द्वारा कुछ भेजा है? यून जियाओक्सियाओ उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण करना चाहता था। उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा, जिसमें मुझसे शहर लौटने के लिए कहा गया। शहर लौटें? क्या मेरी सास ने मेरी पत्नी को शहर वापस आने के लिए पत्र भेजा था? हमारी शादी के वर्षों के दौरान, जब भी उसे अपने माता पिता से कोई पत्र या पैकेज मिलता था, मेरी पत्नी भावुक हो जाती थी और दोहराती रहती थी कि उसे कभी भी शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे अपनी पत्नी के परिवार की खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने उसके परिवार द्वारा उसे भेजे गए पत्रों की भी जासूसी नहीं की है। वे चाहते हैं कि मैं वापस आऊं और कुछ समीक्षा करूं। समीक्षा करने के लिए शहर वापस जाएं। झाओ तियानले को लगा कि उस साधारण अनुरोध के अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है। यदि वे चाहते थे कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, तो उन्होंने इसका उल्लेख करने के लिए इतने वर्षों तक इंतजार नहीं किया होता। क्या कुछ हुआ है? अब जबकि मेरी पत्नी ने अपनी याददाश्त खो दी है और उसे अपने परिवार की याद नहीं है, भले ही वह सिर्फ हम 3 आदमी हों, फिर भी हम उससे अपरिचित हैं। तो, पत्नी, क्या तुम शहर वापस जाना चाहती हो? झाओ तियानले अचानक घबरा गए। हालांकि मेरी पत्नी की याददाश्त चली गई थी, याददाश्त खोने से पहले, उसे अब भी अपने परिवार की परवाह थी, अन्यथा, वो हर बार इतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देती। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब जब मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ पहले कैसा व्यवहार किया था। मेरे लिए, वे सभी अब अजनबी हैं, और अगर उन्होंने मुझे बेच भी दिया, तो भी मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसके अलावा उस पत्र में विसंगतियां भी थीं। अब जब मैंने महिला सहायक किरदार की जगह ले ली है,
तो मैं उसके परिवार से भी कम परिचित हूँ। फिलहाल मैं वहाँ अकेले नहीं लौटूंगी। चैप्टर 112 झाओ तियानलेई ने फिर से इनकार कर दिया। हो सकता है कि एक बार जब आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों की दया पर चॉपिंग बोर्ड पर मछली बन गए हैं। महिला सहायक किरदार की नियति जिंदा पीट पीट कर मार देना है। कम से कम अभी के लिए वह मेल लीड कैरेक्टर नहीं छोड़ सकती। पुरुष नेतृत्व की ओर से वो कथानक द्वारा नियंत्रित नहीं होगी, लेकिन अगर वह चली गई तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है। उसका सेल फोन अदृश्य नहीं है। अगर कोई उसका सेल फोन खोज ले और उसका राज जान ले तो वह बहुत खतरे में पड़ जाएगी। वह संभवतः खुद को खतरे में नहीं डाल सकती। यह बिक गया। शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन पत्नी का शहर नहीं लौटना निश्चित रूप से उनके और उनके दोनों बेटों के लिए बड़ी खबर है। तो जब आप अगले वर्ष कॉलेज में प्रवेश करेंगे तो मैं आपके माता पिता से मिलने के लिए दा बाओ और जियो बाओ को अपने साथ ले जाऊंगा, और फिर मैं आपके साथ कॉलेज जाऊंगा। उसके साथ कॉलेज जाओ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं सचमुच अंदर आ सकता हूँ? झाओ तियानले ने सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से अंदर आएंगे। कॉलेज जाओ। क्या पता इस कथानक को तोड़ा मरोड़ा जा सके। यहाँ महिला सहायक किरदार को रिप्लेस करने के बाद उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि महिला सहायक किरदार की आत्मा गायब हो गई है या नहीं। अगर यह एक दिन वापस आ जाए तो क्या होगा? तब तक उसे वापस जाने में सक्षम हो जाना चाहिए, है ना? यह भाग्य पर निर्भर करता है। कॉलेज में दाखिला लेना उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उसे प्रयास करना होगा। आखिरकार वह अब कुछ वर्षों से स्कूल से बाहर है, और उसने जो कुछ ज्ञान सीखा था वह लंबे समय से भुला दिया गया है। उसे अब शून्य से शुरुआत करने की जरूरत है। सौभाग्य से वह हाई स्कूल का सारा ज्ञान नहीं भूली है। क्या आप मेरे साथ हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहते हैं? आखिरकार झाओ तियानले मुख्य पुरुष नायक हैं। आमतौर पर मुख्य पुरुष नायक में नायक का प्रभामंडल होता है। क्या वह अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है? बल्कि मैं नहीं होता। झाओ तियानले ने फिर से इनकार कर दिया। अगर उसने भी हाई स्कूल की परीक्षा दी तो दोनों बच्चों का क्या होगा? उसकी पत्नी के बारे में क्या? आखिरकार उन्हें जीवन जीने की जरूरत है। जब वे हर दिन जागते हैं तो कई मुंहों को खाना खिलाना पड़ता है। निश्चित रूप से उन्हें भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें दूसरी बार हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया। माँ, हम नहा चुके हैं और मैंने रसोई को थोड़ा साफ सुथरा कर दिया। वे इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़े? इतनी जल्दी बच्चे पैदा करने में यही समस्या है। अपनी पत्नी के साथ अकेले रहने का समय कम होता जाता है। तुम लोग थोड़ी देर आराम करो। पिताजी उन्हें बिस्तर पर भेज रहे हैं। क्या वह माँ से कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए? दा बाओ के छोटे दिमाग ने तुरंत काम किया। क्या माँ और पिताजी के पास चर्चा करने के लिए ऐसी बातें हैं जो छोटे कानों के लिए नहीं हैं? पिताजी, माँ, मैं जियो बाओ को बिस्तर पर ले जाऊंगा। अब बिस्तर पर जा रहे हैं। उन्होंने अभी दोपहर का भोजन किया। क्या वे सोने से पहले कुछ देर खेलना नहीं चाहते? उनकी हरकतें तेज थीं और एक क्षण में वे मुख्य कक्ष से बाहर निकल गए। क्या आप दोपहर को मदद के लिए नहीं जा रहे हैं? वह मदद क्यों नहीं करेगा? अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ आने पर वह पूरी तरह निष्पक्षता के पक्ष में थे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अभी जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है। मैं बस अपनी पत्नी से कुछ और बात करना चाहता था। चलो हम फिर से चलते हैं। वह उसे पत्नी कहना बंद क्यों नहीं करने देगा और इसके बजाय उसका नाम इस्तेमाल करने नहीं देगा। लेकिन वह सुनेगा ही नहीं। क्या यह अंत तक विद्रोह करने का उसका तरीका है? जाने दो। वह न सिर्फ उसका हाथ पकड़ रहा था, बल्कि उसे धीरे धीरे सहला भी रहा था। उसकी हथेली में घिसी पिटी कॉलर से उसे दर्द होने लगा और वह अपना हाथ खींचना चाहती थी। उसने पहले कभी इस तरह किसी आदमी का हाथ नहीं पकड़ा था। शून्य दूरी संपर्क। पत्नी, ऐसा इसलिए है ताकि आप मुझसे परिचित हो सकें। परिचित? क्या वह उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन वो यादें सहायक महिला किरदार और उनकी हैं। वह और वह नहीं।
क्या आप और अधिक परिचित होना चाहते हैं? यू जियाओक्सियाओ ने तियानलेई की थोड़ी को उठाने के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया, और उनमें से एक खड़ा था और दूसरा बैठा था। वे अब आमने सामने थे, एक ऊंचा और एक नीचे। चैप्टर 113। आप किस चीज से सबसे अधिक नफरत करते हैं? झाओ तियानलेई अचानक ठुड्डी उठाने के इशारे से चौंक गया और बिना किसी तत्काल प्रतिक्रिया के वहीं खड़ा हो गया। मेरी पत्नी क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या वह मुझे छूने वाली है? जब से वह वापस लौटा और उसे अपनी पत्नी की भूलने की बीमारी के बारे में पता चला, तब से उनके बीच कोई घनिष्ठ संपर्क नहीं हुआ, विशेषकर उसकी ओर से पहल नहीं करना। क्या मुझे अनुमति है? युन जियाओक्सियाओ ने ईमानदारी से भरी उन आंखों में देखा, और इतनी गहराई में जैसे कि वे उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हों। वास्तविकता में वापस लौटने से पहले उसका दिल कई बार जोर जोर से धड़का। उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली, जैसे कि उसे डर हो कि कहीं यह उसकी भावनाओं के साथ धोखा न कर दे। मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। मैं अब पहले जैसी युन जियाओक्सियाओ नहीं रही। युन जियाओक्सियाओ ने उसकी ठुड्डी पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा। वह इसे क्यों नहीं देख सकती? वह महिला सहायक पात्र है। उन्होंने महिला सहायक किरदार की जगह ले ली है। झाओ तियानले यू शियाओक्सियाओ को अपनी गोद में खींचना चाहता था, लेकिन उसके कपड़े कुछ गंदे थे। उसने केवल उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है, लेकिन तुम अभी भी मेरी पत्नी हो और दा बाओ और जियो बाओ की माँ हो। मैं तुम्हें अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए समय दूंगा। यदि तुम वास्तव में अतीत को याद नहीं कर सकते, तो हम फिर से शुरू करेंगे। जब तक उसकी पत्नी नहीं जाती, सब कुछ ठीक है। जब तक वह उसके साथ है, वह बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर सकता है। उनकी पत्नी इन दिनों बहुत अच्छी थी। अब आप अक्सर विचारों में खोए नहीं रहते या नाराजगी भी नहीं पालते। फिर भी यह शरीर, यह उसकी पत्नी का है, दा बाओ का है और जियो बाओ की माँ का है, लेकिन यह वास्तव में उसका नहीं है। इसके बारे में यू जियाओक्सियाओ खुद को धोखा नहीं दे सकी। यहाँ आने के बाद भी वह बेहद शांत रही। क्या होगा यदि मैं अपने अतीत को कभी याद न करूं? झाओ तियानले ने अपना हाथ उठाया और उसे धीरे से चूमा। तब हम वर्तमान और भविष्य की परवाह करेंगे। अपने हाथ के पिछले हिस्से पर नम स्पर्श महसूस करते हुए यू जियाओक्सियाओ थोड़ा चौंका। किसका यह तरीका विदेशियों जैसा था, मिलने पर अभिवादन करने का एक तरीका। लंबे समय तक एक साथ नहीं रहने के बावजूद, युन शियाओक्सियाओ ने देखा था कि मुख्य पुरुष, झाओ तियानलेई, वास्तव में महिला सहायक किरदार को पसंद करते थे। लेकिन महिला सहायक किरदार की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? ऐसा लग रहा था कि जियो बाओ बीमार पड़ गया था, दा बाओ लगभग भूख से मर गया था, और वह सारे पैसे लेकर भाग गई। इससे युन जियाओक्सियाओ की रीढ़ में ठंडक आ गई। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? झाओ तियानले, जो अभी भी युन शियाओक्सियाओ का हाथ पकड़े हुए थी, उसकी कंपकंपी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, और उसने तुरंत चिंता के साथ पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? शारीरिक रूप से वह ठीक थी, लेकिन महिला सहायक किरदार के भाग्य के बारे में सोचकर उसके मन में डर भर गया, क्योंकि उसने अब उसकी जगह ले ली थी और इस परिणाम को बदलना चाहती थी। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर सकी तो क्या होगा? यू जियाओक्सियाओ ने सीधे झाओ तियानलेई की ओर देखा, खुद को शांत करते हुए पूछा, आपको सबसे ज्यादा नफरत किससे है? मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? झाओ तियानले ने इस बारे में बहुत सोचा। मेरी पत्नी यह क्यों पूछ रही है? और मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? विश्वासघात, मुझे लगता है। झाओ तियानले ने बहुत सोचा और अंततः वह उत्तर लेकर आया, विश्वासघात। इससे युन जियाओक्सियाओ को गश लग गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि मुख्य पुरुष को महिला सहायक पात्र इतना पसंद क्यों था, और क्यों, शहर लौटने के बाद, उसने कभी उसकी तलाश नहीं की। ऐसा नहीं था कि वह उसे ढूंढ नहीं सका, वह अब उसकी तलाश नहीं करना चाहता था, क्योंकि फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर ने उन्हें धोखा दिया था। चौंका गई। हाँ, कुछ हद तक। आपका कठोर, अलग व्यवहार वास्तव में कुछ हद तक भयावह है। इन पिछले दिनों में,
वो उसकी उपस्थिति में हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता था, शायद ही कभी उसका चेहरा उदासीन होता था। हमने मूल रूप से एक दूसरे से शादी कैसे की? यून जियाओक्सियाओ को यह नहीं पता था कि शुरू में महिला सहायक पात्र, जो पहले से ही नाराज थी, ने लगभग ग्रामीण इलाकों में न जाने का फैसला कर लिया था। चैप्टर 114 उन्होंने अपने भविष्य के बच्चों के लिए नाम तय कर लिए हैं। हालांकि अंत में उसके परिवार ने अभी भी उसे ग्रामीण इलाकों में भेज दिया। बहुत सारी चीजें और पैसे भरने के बाद भी महिला सहायक चरित्र को अभी भी नाराजगी महसूस हुई। देहात में चले जाने के बाद वह अपनी नाजुकता के कारण कठिन परिश्रम से बहुत रोई। शिक्षित युवा संस्थान के शिक्षित युवाओं, विशेष रूप से महिला युवाओं ने कहा कि उन्होंने काम के रास्ते में ज्यादा कमाई नहीं की, जिससे स्वाभाविक रूप से पुरुष शिक्षित युवाओं को सहानुभूति महसूस हुई। जब महिला सहायक पात्र पहली बार ग्रामीण इलाकों में चली गई, तो वह एक खिलते हुए फूल की तरह कोमल थी, और कुछ पुरुष शिक्षित युवाओं ने उसकी मदद की और यहाँ तक इस पर महिलाओं के साथ बहस भी की। महिला सहायक पात्र को शिक्षित युवा संस्थान में कठिन समय बिताना पड़ा। उस समय वो नहीं जानती थी कि उसने पहले ही झाओ त्यानलेई का ध्यान आकर्षित कर लिया है। कई बार उसकी मदद करने के बाद झाओ त्यानलेई ने अस्थायी रूप से प्रस्ताव दिया कि जब तक वो उससे शादी करती है, उसे खेतों में काम करने की जरूरत नहीं होगी। झाओ त्यानलेई की महिला सहायक पात्र से शादी पूरी तरह से धोखे पर आधारित थी। हालांकि उसने अपना वादा निभाया और झाओ त्यानलेई से शादी करने के बाद उसने वास्तव में कभी खेतों में काम नहीं किया। इससे पहले कि परिवार ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, इस वजह से भाभी झाओ, हालांकि उन्होंने इस बारे में महिला सहायक चरित्र से सीधे तौर पर कभी बात नहीं की, फिर भी खेतों में काम न करने को लेकर उनके मन में निजी तौर पर कुछ शिकायतें थीं। दूसरी भाभी झाओ ने सीधे अपना आपा खो दिया। उसने ओल्ड झाओ के परिवार के पहले पोते को जन्म दिया था। यून जियाओक्सियाओ को खेतों में काम क्यों नहीं करना चाहिए जबकि उसे करना ही था? दूसरी भाभी झाओ और सहायक महिला पात्र के बीच इस पर कई बार टकराव हुआ। आखिरकार पूरे परिवार को पता चला कि झाओ त्यानलेई ने उससे वादा किया था कि उससे शादी करने के बाद उसे खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। इस मामले का परिणाम यह हुआ कि वे अपने दम पर रहने के लिए बाहर चले गए। उस समय महिला सहायक पात्र फिर से गर्भवती थी, और चाहे वे चले जाएं या नहीं, वे उसे खेतों में काम नहीं करने देंगे। महिला सहायक पात्र द्वारा दाबाओ को जन्म देने के बाद श्रीमती झाओ, उनकी सास, उनकी देखभाल में मदद करने के लिए आई। हालांकि पिछले विवादों ने श्रीमती झाओ पर महिला सहायक चरित्र की खराब छाप छोड़ी थी, फिर भी जब उन्होंने दाबाओ को देखा तो वह मदद के लिए आगे आई। जब दूसरी भाभी झाओ ने देखा कि महिला सहायक पात्र गर्भवती थी और खेतों में काम नहीं कर रही थी और वही करना चाहती थी, तो सीधे तौर पर श्रीमती झाओ ने उसे दबा दिया। जब दाबाओ ने चलना सीखना शुरू ही किया था और महिला सहायक पात्र फिर से गर्भवती हुई और जियो बाओ को जन्म दिया, तभी घर के सभी काम झाओ त्यानलेई के हाथों में आ गए। यून शियाओक्सियाओ के प्रश्न ने झाओ त्यानलेई को अनिश्चित बना दिया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। क्या उसे अपनी पत्नी को बताना चाहिए कि उसने उससे शादी करने का धोखा दिया था, या क्या उसे यह कहना चाहिए कि उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था और पहली मुलाकात में ही उसने अपने भविष्य के बच्चों के नाम तय कर लिए थे, और पहले ही तय कर लिया था कि वो उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करेगा? क्या इससे उसकी पत्नी पर उसके बारे में बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? पहली नजर में प्यार। झाओ त्यानलेई को लगा कि उसने गलत बात नहीं की है, क्योंकि यह वास्तव में उनके लिए पहली नजर का प्यार था, जिसके बाद की मुलाकातों में स्नेह हुआ। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? पहली नजर में प्यार, दूसरी नजर में खिलता स्नेह, तीसरी नजर में दिल का साथ, और चौथी नजर में यह आप हैं या कोई नहीं। झाओ त्यानलेई ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल पत्नी, आपने इसे पूरी तरह से अभिव्यक्त किया है। जिस क्षण आप ग्रामीण इलाकों में आए और मैंने आपको पहली बार देखा, मैं आपसे शादी करना चाहता था। क्या वह उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था? वह इस बात पर इतनी अड़ी क्यों थी कि मुख्य पुरुष ने सहायक महिला पात्र से शादी कैसे की? क्या उसे परवाह थी?
उस विचार पर यू जियाओक्सियाओ हॉन्फने लगा। उसने उसे केवल एक दोस्त के रूप में एक ही छत के नीचे रहते हुए देखा था, लेकिन अब कुछ गड़बड़ लग रही थी। यून जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर देखा। यह इच्छा से प्रेरित विद्रोह है। पहली नजर में प्यार के इतने उदाहरण कहाँ हैं? इच्छा से प्रेरित विद्रोह। यदि उसकी पत्नी ने ऐसा देखा, तो क्या उसे इसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए? उन्होंने कहा, 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी मेरी पत्नी अभी भी बहुत खूबसूरत है। वाह, उसने कितनी चीनी खाई थी। वह कितना चालाक था। दा बाओ की कैंडी खा रहे हो? क्या उसकी पत्नी यह कह रही थी कि वो मीठी मीठी बातें कर रहा था? नहीं, यह सच है। झाओ तियानले को यू शियाओक्सियाओ के काम न करने में कुछ भी गलत नहीं लगा। वह उनकी और उनके दोनों बेटों की शादी के वर्षों के दौरान भरण पोषण करने में सक्षम था, और वह ऐसा हमेशा से करता आ रहा था। चैप्टर 115 हियर वी गो अगेन। यू शियाओक्सियाओ ने बहस नहीं की। ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, जब खेती का व्यस्त मौसम होता था, वयस्क और बच्चे समान रूप से खेतों में काम करते थे। लेकिन महिला सहायक पात्र ने ऐसा नहीं किया। झाओ तियानले दबाव का सामना कर रहे थे। अन्यथा, महिला सहायक पात्र कई वर्षों तक ग्रामीण इलाकों में रहने के बाद, पतली होने के अलावा, उसकी शक्ल और फिगर से यह नहीं पता चलता था कि उसने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया है। देर हो रही है, आपको काम पर जाना चाहिए, उसने कहा। यह देखकर कि झाओ तियानले अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था, उसे डर था कि अगर वे बात करते रहे, तो वो वास्तव में प्रभावित हो सकती है। आखिरकार, कौन सी महिला एक सुंदर पुरुष को गहरे स्नेह से उसे घूरते हुए देखने का सामना कर सकती है? उसने तुरंत झाओ तियानले को काम पर भेज दिया। एक पत्नी उसे काम पर कैसे ले जा सकती है? क्या आप अब उससे बात नहीं करना चाहते? उन्होंने क्या गलत कहा था? झाओ तियानले ने सोचा कि उसने क्या कहा था और यह सही लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी पत्नी अब भी सोचती थी कि वह सुंदरता को देखकर कामातुर है। क्या आप दोपहर में मदद नहीं करेंगे? उसके सामने अभी भी मदद के कई दिन बाकी थे। हाँ, मैं जा रहा हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। मैं वापस आऊंगा और आज रात का खाना बनाऊंगा। आप अच्छी तरह से समीक्षा करें और आराम करना याद रखें। यह कहने के बाद, झाओ तियानले ने फिर से यू जियाओक्सियाओ के हाथ के पिछले हिस्से को चूमा। फिर से एक किस। ऐसा ही एक और नजारा सामने आया, लेकिन इस बार उसने उसका हाथ छोड़ दिया। पत्नी, मैं सचमुच जा रहा हूँ। आप बस अपने बड़े भाई की जगह पर मदद करने जा रहे हैं। जो कोई नहीं जानता वह सोचेगा कि आप एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। अभिव्यक्ति छोड़ने में ऐसी अनिच्छा रखना। क्या मैं मदद करने जा रही हूँ? झाओ तियानले ने अचानक पिछली अनिच्छुक अभिव्यक्ति पर झटका दिया। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस घर पर रहें और ठीक से समीक्षा करें, मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी पत्नी को खेत में काम करने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर वह उसे घर बनाने में कैसे मदद करने दे सकता था? यहाँ तक जब उन्होंने पहले अपना घर बनाया, तब भी उन्होंने अपनी पत्नी को मदद नहीं करने दी। मैं अब मदद करने जा रहा हूँ। झाओ तियानले जल्दी से चला गया। उसे डर था कि उसकी पत्नी वास्तव में काम करने के लिए उसका पीछा कर सकती है। वह अपनी पत्नी को काम करने देना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अंतिम परंतु था। यून जियाओक्सियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई, यह सोचकर कि वह कभी नहीं जाएगा। मदद के लिए जाते समय, वह ऐसे दिखने में कामयाब रहा जैसे वह हर कदम पर 3 कदम पीछे मुड़ रहा हो। क्या यह आदमी एक अभिनेता था? उसे विदा करने के बाद, उसने उसे सोच समझकर आंगन का गेट बंद करते देखा, फिर यूं शियाओक्सियाओ दाबाओ और जियो बाओ के कमरे की ओर चला गया। दोनों बच्चे अभी तक सोए नहीं थे। तुम अभी तक सोए नहीं। दाबाओ और जियो बाओ के चेहरे मुस्कुराहट से चमक उठे। माँ, हम सो नहीं सकते। सो नहीं सकते? अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाहर जा सकते हैं और खेल सकते हैं। बाहर जाओ और खेलो। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत अपनी जैकेट पहनकर बिस्तर से उठ गए। अगर ठंड है तो बनियान पहन लो। पतझड़ की बारिश के बाद ठंडी ठंडक आती है,
पिछले दिन हुई भारी बारिश के बाद से रात में कुछ हल्की बारिश हुई थी। मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। दोनों छोटे बच्चे कुछ अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी बनियान पहन ली और दिखावा करने के लिए बाहर चले गए। दाबाओ, क्या आपकी माँ ने आपके लिए वो बनियान बनाई थी? दाबाओ ने अपनी बनियान को छुआ। मम्मा, मेरी माँ ने इसे मेरे लिए खरीदा है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। दाबाओ, आपकी माँ ने आपके लिए फिर से नए कपड़े खरीदे। दाबाओ, आपका परिवार अमीर होना चाहिए। हाँ, हमें नए साल के लिए नए कपड़े भी नहीं मिलते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। दाबाओ, आपकी माँ एक शिक्षित युवा है और शिक्षित युवा शहर वापस जा रहे हैं, इसलिए तब तक आपकी माँ आपको छोड़ देगी। दाबाओ ने जोर से कहा, अगर मेरी माँ शहर वापस जाती है, तो वो हमें अपने साथ ले जाएगी, वो हमें नहीं छोड़ेगी। सही है, मेरे पिता ने ऐसा कहा। जियोबाओ ने तुरंत ही अपने पिता को बेच दिया। अचानक एक बच्चा बोल उठा, भले ही तुम्हारी माँ तुम लोगों को नहीं चाहती, वो तुम्हारे पिता को भी नहीं चाहेगी। चैप्टर 116 दाबाओ षड्यंत्र की राह पर आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। जियोबाओ दौड़कर बच्चे को मारने ही वाला था कि दाबाओ ने उसे पकड़ लिया। हमने दोपहर के भोजन के लिए मीट खाया। मांस। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के बच्चे तुरंत ईर्ष्यालु हो गए। जियोबाओ ने अपने भाई के शब्दों को दोहराते हुए कहा, मेरी माँ द्वारा बनाई गई मीट पाई बहुत स्वादिष्ट हैं, और हमारे घर पर अभी भी मांस का एक बड़ा टुकड़ा है। जियोबाओ, उन्हें यह मत बताना कि हमारे घर पर मांस है। जियोबाओ ने आवेश में आकर अपना मुंह ढांक लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उसने इतना बोल दिया। लेकिन उसके भाई ने यह कह दिया, मेरी दादी ने हमें बहुत सारा खाना भेजा, लेकिन आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ने मेरे लिए नए कपड़े खरीदे, तुम लोगों के पास कोई नहीं है। खाना नहीं है, नए कपड़े नहीं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, चलो वहीं खेलते हैं। दाबाओ ने जियोबाओ का हाथ पकड़ा और उस एक बच्चे को घूरते हुए बच्चों के समूह से यह कहा। जैसे ही दाबाओ और जियोबाओ चले गए, अन्य बच्चे अभी भी उत्सुक थे। मांस पाई के बारे में क्या? वे उन्हें खा नहीं सके, लेकिन वे सुन सकते थे कि दाबाओ और जियोबाओ ने स्वाद के बारे में क्या कहा। इसके अलावा वे ज्यादा दूर नहीं चले थे जब दाबाओ ने उन्हें बिस्कुट दिए और उनमें से प्रत्येक को चखने के लिए थोड़ा थोड़ा दिया। उनकी नजरें अभी भी स्थिर खड़े बच्चे पर टिकी थी, उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिख रही थी। दाबाओ, ये बिस्कुट वास्तव में स्वादिष्ट हैं। वे कुरकुरे हैं, और उनमें बहुत अच्छी गंध है। जो बच्चा उनसे कुछ ही दूर नहीं था, उनकी बातें सुनकर वाह चिल्लाया और भाग गया। यह देखकर दाबाओ के चेहरे पर और भी तेज मुस्कान आ गई। यदि यह अतीत होता, तो वे निश्चित रूप से अपराधी से लड़ने के लिए दौड़ पड़ते। लेकिन अब थोड़ा सा खाना ही दूसरे को रुलाने के लिए काफी था। उत्कृष्ट। यू जियाओक्सियाओ को नहीं पता था कि दाबाओ धूर्तता के रास्ते पर और आगे बढ़ रहा था। यदि तुम मेरे घर का सामान खाओगे, तो तुम अब टाइझू के साथ नहीं खेल सकते। टाइझू के साथ मत खेलो। यह सही है। इस बीच अन्यत्र समस्या उत्पन्न हो रही थी। तीसरे भाई दाली की जगह पर कुछ हुआ है। फेंग चायांग को पता था कि झाओ त्यानले अपने बड़े और दूसरे भाई को घर बनाने में मदद कर रहा था। जैसे ही फेंग चायांग ने यह कहा, झाओ त्यानहे और झाओ त्यानले दंग रह गए। वे जो कर रहे थे उसे छोड़ दिया, और यह पता लगाने के लिए बाहर आए कि वास्तव में क्या हुआ था। चलो वहां बात करते हैं। तीनों बात करने के लिए एक तरफ चले गए। तभी फेंग चायांग ने बात की। दाली के मंगेतर के परिवार को किसी तरह पता चला कि दाली के पास पैसा है, इसलिए उन्होंने 200 नकद की मांग करके दहेज का अनुरोध उठाया है, और न केवल वह बल्कि 3 मोड़ और एक ध्वनि भी। यह सुनकर झाओ त्यानहे की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसने फेंग चायांग को देखा। आजकल एक सामान्य दहेज लगभग 80 से 100 तक होता है, और जहां तक 3 मोड़ और एक ध्वनि का सवाल है, यदि आपके पास यह नहीं था, तो वह था, लेकिन आपके पास 36 जोड़ी पैर साइकिल, सिलाई मशीन और घड़ी होना चाहिए। लेकिन दाली की मंगेतर का परिवार भी इसी मानक पर चल रहा था।
आखिरकार वह एक देहाती लड़की थी, शहर की लड़की नहीं। वे बहुत कुछ मांग रहे हैं। क्या उसकी मंगेतर उन्हें मना करने की कोशिश नहीं करती? फैंग चायांग ने आह भरते हुए कहा, आजकल बेटी की शादी करने का मतलब परिवार की आर्थिक मदद करना है, वो निर्णय लेने वाली नहीं है। दाली ने क्या कहा? झाओ तियानले का चेहरा किसी भी अभिव्यक्ति से रहित था। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि दाली इस बारे में क्या सोचते हैं। यह स्पष्ट था कि दाली अपनी मंगेतर से काफी प्यार करता था। यह 3 मोड़ और एक ध्वनि और दहेज की कुल राशि 1000 से अधिक होगी। एक सामान्य घड़ी की कीमत भी 100 से अधिक होगी। एक साइकिल 100 से अधिक की होगी। रेडियो थोड़ा सस्ता था लेकिन फिर भी 80-90 के आसपास होगा। सिलाई मशीन थोड़ी महंगी थी, उसकी कीमत 100 से अधिक थी। और यह कीमत तभी थी जब आपके पास सभी आवश्यक कूपन हों। उन सभी कूपनों को प्राप्त करने में 100 से अधिक का खर्च आएगा और इसे प्रबंधित करना आसान नहीं है। देहाती लड़कियां इतनी कीमत मांगने की हिम्मत नहीं करती थीं, खासतौर पर तब जब दाली की मंगेतर औसत शक्ल वाली थी। चैप्टर 117 हम अंततः बाहरी हैं। फैंग चायांग ने उन्हें देखा और अपने कंधे उचकाए। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं सीधे आपके पास आया। मुझे यकीन नहीं था कि दाली घर पर थे या नहीं। उनकी लड़की का परिवार इतना सामान चाहता है, दाली का परिवार इसे नहीं देगा। काओ डाली मजबूत था, लेकिन वह परिवार में सबसे चहेता नहीं था, न ही सबसे बड़ा। उसका एक बड़ा भाई ऊपर और एक छोटा भाई नीचे था। दाली पैसा कमाने के लिए बाहर गया, संभवतः एक छोटा सा हिस्सा सौंपकर, अधिकांश अपने पास रखकर, लेकिन उसकी लड़की ने अचानक इतने सारे पैसे मांगे, यहाँ तक काओ डाली के पास भी नहीं था। वे चारों इस बार बाहर गए और पूरे 1 महीने तक दूर रहे और आय को अपने शुरुआती निवेश के आधार पर विभाजित किया। काओ डाली को केवल कई 100 युआन मिले। अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? भले ही उसके पास यह हो, उसे इसे नहीं देना चाहिए। यह कहने के बाद झाओ तियानहे ने तीसरे भाई के निर्णय की मांग करते हुए झाओ तियानले की ओर रुख किया। तीसरा भाई क्यों नहीं बोल रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरा भाई सहमत हो गया हो? भाभी और दाली की लड़की एक जैसी नहीं थी। भाभी का परिवार उसे पैकेज और पैसे भेजता था। भाभी ने थर्ड ब्रदर से दहेज या 3 मोड़ और एक ध्वनि नहीं मांगी थी। फैंग चायांग और झाओ तियानहे दोनों ने झाओ तियानले की ओर देखा, जिससे वह उनकी ओर देखने लगा। वह दाली की लड़की है, अंत में यह दाली पर निर्भर है। आखिरकार हम इस मामले में बाहरी हैं। तीसरे भाई दाली की लड़की का परिवार वास्तव में शेरों की तरह अपना मुंह खोल रहा है। उसे क्या अधिकार है? झाओ तियानहे ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। उसे क्या अधिकार है? क्योंकि वह अच्छी दिखती है। आंखों वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि दाली की लड़की सिर्फ एक साधारण देहाती लड़की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काओ डाली के परिवार के लिए असहमत होना बहुत सामान्य होगा। अब कौन जानता है कि दाली क्या सोच रहे थे? अंत में निर्णय लेना अभी भी दाली पर निर्भर है। फैंग चायांग शांत हो गए थे। दाली की लड़की का परिवार अब सितारों की मांग कर रहा है। शायद वे अपनी बेटी की शादी दाली से करने को तैयार नहीं हैं। अन्यथा वे अचानक दहेज में इतनी बढ़ोतरी नहीं करते। क्या दाली की लड़की के परिवार को कुछ हुआ? क्या ये भी एक संभावना थी? पता नहीं, कुछ नहीं सुना। दाली की लड़की हमारी ब्रिगेड से नहीं बल्कि अगले ओवर से है। मैं जाकर जांच करूंगा। भले ही दाली सहमत हो, फिर भी हमें उसे मनाना होगा। अगर हम इस बार दाली की लड़की के परिवार को सफल होने देते हैं, तो कौन जानता है कि वे आगे कितना चाहते हैं। अगर यह इसी तरह चलता रहा, तो भले ही सोने का पहाड़ हो, उसे दाली की लड़की का परिवार पूरी तरह से खाली कर सकता है। झाओ तियानले ने उनकी बात सुनने के बाद अंततः कहा, चायांग, जाओ दाली को ढूंढो। आज रात एक सभा के लिए मेरे घर आओ। तीसरे भाई के घर जाओ। फैंग चायांग ने झाओ तियानले पर नजर डाली। मैंने सुना है भाभी ने मीट खरीदा है। यह खबर बाहर किसने जाने दी? हाँ, थोड़ा सा मीट खरीदा। मीट?
फैंग चायांग अधिक समय तक नहीं रुके, वह काओ डाली को उनके घर पर खोजने के लिए निकल गए। इस बीच झाओ तियानहे और झाओ तियानले ने काम में मदद करना जारी रखा। काओ डाली के घर पहुंचने पर फैंग चायांग को तुरंत कोई नहीं मिला। अंततः उसे ढूंढने से पहले उसे कई और स्थानों पर जाना पड़ा। डाली आधी ढलान पर बैठकर नीचे बड़ी नदी को देखते हुए उसने आगमन पर ऊपर नहीं देखा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ खाली थी। डाली फैंग चायांग काओ डाली के बगल में बैठ गए और जवाब न देने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय उन्होंने एक और विषय उठाया, भाभी आज मांस खरीदने के लिए शहर गई थीं। तीसरे भाई ने हमें आज रात अपने यहाँ खाने के लिए आमंत्रित किया। यह सुनकर काओ डाली को तुरंत थोड़ा पतन महसूस हुआ। चायांग, ऐसा क्यों हो रहा है? हर चीज पर पहले सहमति थी, यह क्यों बदलेगा? काओ डाली ने अपने बाल खुजाते हुए मन ही मन बुदबुदाया, मैंने यह सब योजना बना ली थी। हम इस सर्दी में शादी करेंगे और फिर कुछ बच्चे पैदा करेंगे। मैं तो यह भी सोच रहा था कि मैं बस एक देहाती लड़की से शादी कर रहा हूँ। चैप्टर 118 इसे त्याग दो। डाली ने कहा, वह अन्य शिक्षित युवाओं की तरह मुझे शहर लौटने के लिए नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्विहुआ का परिवार अचानक अधिक दहेज की मांग करेगा। फैंग चायांग क्विहुआ नाम की महिला से कभी नहीं मिले थे, लेकिन उसने डाली को उसका जिक्र करते हुए सुना था। उन्होंने कहा कि उनकी मंगेतर बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन असाधारण रूप से मेहनती है, और वो उनकी भाभी के विपरीत उनके साथ खेतों में काम करने में सक्षम होगी, जिसे केवल घर पर ही लाड़ प्यार दिया जा सकता है। उस समय जब वह अपनी मंगेतर के बारे में बात करते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। यहाँ तक जब वे एक महीने के लिए घर से दूर थे, डाली ने इस बारे में बात की कि उसे अपने क्विहुआ के लिए क्या खरीदना है, क्या चीज उसे खुश कर सकती है। थर्ड ब्रदर को लिपस्टिक बेचते हुए देखकर उसने चुपके से एक लिपस्टिक खरीद ली और कहा कि वह इसे क्विहुआ को देगा और उसे यह निश्चित रूप से पसंद आएगी। लेकिन उसके सामने वाले व्यक्ति की आंखों में अब वह चमक खो गई थी, उसकी जगह केवल उदासी छा गई थी। डाली, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके घर पर कुछ हुआ हो? अन्यथा वे अचानक इतनी बड़ी रकम की मांग नहीं करते, चायांग ने तर्क दिया। यहाँ तक कि शहर की लड़कियां भी इतना बड़ा दहेज मांगने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसके अलावा जब डाली और क्विहुआ पहली बार मिले तो वहाँ एक मैचमेकर भी मौजूद था। मुझे नहीं पता, काओ डाली ने फिर से अपना सिर खुजलाया। उन्होंने पहले ही शादी की तारीख पर चर्चा कर ली थी, तो चीजें क्यों बदल गईं? उसके माता पिता इतनी बड़ी रकम और इतने सारे उपहारों के लिए किसी भी तरह से सहमत नहीं होंगे। चलो, हम मैचमेकर लियू से पता लगाएंगे, फेंग चायांग ने प्रस्तावित किया। काओ डाली की उदासीन स्थिति को देखते हुए और मैचमेकर से पूछताछ करने का फैसला किया, जिसने शुरुआत में दोनों को एक साथ लाया था। चायांग, मैं। डाली लड़खड़ाया, क्या आप चीजें साफ नहीं करना चाहते? चलो जल्दी करें। अगर तीसरा भाई जियो हे की मदद नहीं कर रहा होता, तो वह भी स्थिति के बारे में पूछताछ करने आता। काओ डाली, फैंग चायांग को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने खुद को मैचमेकर लियू के घर ले जाने की अनुमति दी। मैचमेकर लियू 10 मील के भीतर विवाह की व्यवस्था करने के लिए प्रसिद्ध थे। उसका घर कुछ हद तक ईंट और खपरल से और कुछ हद तक पीली मिट्टी से बना था। मैचमेकर लियू, जो लगभग 50 वर्ष की महिला थी, को काओ डाली और फैंग चायांग को देखते ही उनका उद्देश्य पता चल गया। ली लाओसन के परिवार ने जो किया उससे वह इतनी चिढ़ गई कि उसे कोसने का मन हुआ। आखिरकार इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था। एक देहाती लड़की इतनी ऊंची कीमत मांगने की हिम्मत कर रही है। उसके परिवार को इतना विश्वास किसने दिया था? हजारों नहीं तो सैकड़ों युवतियों को देखने के बावजूद क्विहुआ केवल औसत दर्जे का था। यदि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करने की उसकी क्षमता नहीं होती, जिससे उसका मूल्य बढ़ता, तो उसे एक अच्छा साथी कैसे मिल पाता? फिर भी अब वह अहंकारी हो गई थी। वह न केवल 200 का दहेज चाहती थी, बल्कि उसने 3 मोड़ और एक ध्वनि की भी मांग की। वह कोई असाधारण सुंदरी नहीं थी जो तारीख तय करने के समय इतनी निडरता से काम कर रही थी कि मैचमेकर को अजीब स्थिति में डाल दे।
गहरी आह भरते हुए मैचमेकर लियू ने कहा, डाली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ लूंगा। अपनी योग्यता के साथ तुम्हें निश्चित रूप से एक बेहतर मैच मिलेगा। कोई हुआ के लिए बस उसे जाने दो। मैचमेकर लियू ऐसा क्यों कहेंगे? अपना संदेह लेकर फैंग चायांग ने पूछा। मैचमेकर लियू, वास्तव में उसके परिवार के साथ क्या हुआ? मूल रूप से मैचमेकर लियू इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन क्विहुआ के परिवार ने अचानक उसे पूर्व सूचना दिए बिना अत्यधिक दहेज की मांग की, जिससे उसे काओ परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ली लाओसन के परिवार को परेशानी हुई थी। उनका बड़ा भाई एक विधवा के साथ सोया था और विधवा के परिवार ने उसे पकड़ लिया था, जिन्होंने मुआवजे की मांग की थी। लाओसन के परिवार के पास उस तरह का पैसा नहीं था। यह सुनकर कि दाली पैसे कमा रहे थे, उन्होंने आकाश की मांग करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मेरे एक साथी मैचमेकर्स को इन मामलों के बारे में पता चला और उन्होंने मुझे बताया। काओ डाली ने आश्चर्य से मैचमेकर लियू की ओर देखा। वो अपने सबसे बड़े चाचा से मिला था, जो उसे बहुत ईमानदार और ईमानदार व्यक्ति लगते थे। वह ऐसा कैसे कर सकता है? चैप्टर 119 में आपसे विनती कर रहा हूँ। फैंग चायांग भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। चाहे दाली का लक्ष्य, उसका भाई, फंसाया गया था या नहीं, मुद्दा अंततः प्रकाश में आ गया था। इस गड्ढे को भरने में बहुत पैसा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैचमेकर लियू, और दाली के लिए एक और मैच ढूंढने के लिए मुझे आपको परेशान करना होगा। मैचमेकर लियू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, चिंता मत करो, इस बार मैं निश्चित रूप से लड़की के परिवार पर पूरी तरह से गौर करूंगा और दाली के लिए एक अनुकूल यू परिवार ढूंढना सुनिश्चित करूंगा। बेशक जो कुछ भी कहा और किया गया, उसके बावजूद वे वहां रहना जारी नहीं रखेंगे। फैंग चायांग एक थके हुए काऊ डाली का नेतृत्व करते हुए बाहर चले गए। दाली, चलो इस पूरी बात को भूल जाएं। ली लाउसन परिवार सिर्फ एक बड़ा गड्ढा है। उस विधवा का परिवार शायद लाभ प्राप्त करने के लिए पूरे समय इस लाभ को पकड़ रहा है। मैचमेकर लियू को आपके लिए एक सुंदर पत्नी ढूंढने दें। मुझे पता है कि आप इस समय कठिन समय से गुजर रहे हैं। चलो नदी के किनारे कुछ मछलियां पकड़ने चलें और आज रात तीसरे भाई के यहाँ दावत करें। काओ डाली ने बात नहीं की, लेकिन फिर भी फैंग चायांग का अनुसरण किया। वास्तव में कुछ मछलियां भी पकड़ने का इरादा था। हालांकि आधे रास्ते में ही उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जो फूलदार कपड़े पहने हुए थी। उसकी दो चोटियां थीं और त्वचा गेहुए रंग से थोड़ी गोरी थी। लड़की क्विहुआ थी। दाली, दाली। यदि यह पहले होता और फैंग चायांग क्विहुआ में भाग जाता, तो वह निश्चित रूप से उन्हें कुछ गोपनीयता देने के लिए चतुराई से चला जाता। लेकिन अब चीजें अलग थीं, दोनों परिवार पहले ही अलग हो चुके थे। दाली, यह मेरे पिता थे जो यह चाहते थे, मैं नहीं, मैं नहीं। काओ डाली को देखते ही क्विहुआ की आंखों में आंसू भर आए। हालांकि काओ डाली एक बड़ा साथी था, उन दिनों उसकी काफी मांग थी, खासकर ग्रामीण लोगों के बीच ऐसा व्यक्ति जो पूरे काम के लिए खेतों में काम कर सकता था, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम था। कॉमरेडली, अब आपका दाली से कोई संबंध नहीं है। मुझे आशा है कि आप भविष्य में दाली की तलाश में नहीं आएंगे। हम सामान्य लोग आपके परिवार द्वारा मांगी गई दुल्हन की कीमत वहन नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाएंगे जो आपके परिवार की इच्छानुसार भुगतान कर सके। फैंग चायांग ने अपनी बात को टाले बिना कहा। आमतौर पर वह अपने भाई के निजी मामलों में शामिल नहीं होता, लेकिन जब ली परिवार परेशानी पैदा कर रहा था, दाली से इतनी बड़ी रकम की मांग कर रहा था, तो क्या वे यह नहीं देख पाए कि हर कोई एक ही बड़े समूह का सदस्य था? इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? भले ही उन्होंने घर में सब कुछ बेच दिया हो, फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा। दाली, क्या आपने यह नहीं कहा कि आपने पैसा कमाया है, कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया है? मैं वादा करता हूँ, जब तक आप इसे देंगे, मैं भविष्य में आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। फैंग चायांग ने अविश्वास से ली क्विक्सिया को देखा। डाली, मुझे अचानक एहसास हुआ कि ली परिवार उनकी परेशानी का हकदार है।
अगर यह शादी के बाद सामने आया होता, तो क्या यह कॉमरेडली अपने माता पिता की सहायता के लिए हमारे परिवार का खजाना खाली कर देती? काऊ डाली ने बस ली क्विक्सिया की ओर देखा और कहा, हमारी सगाई नहीं हुई है। अब हमारा कोई संबंध नहीं है। वह नहीं जानता था कि ली क्विक्सिया के परिवार का हर सदस्य घर पर उदास था। उसकी भाभी पहले ही उसके भाई को तलाक दे चुकी थी। इसके अलावा उस विधवा का परिवार अभी भी इस मुद्दे पर अड़ा हुआ था और धमकी दे रहा था कि अगर पैसे जल्दी नहीं जुटाए गए तो सार्वजनिक सुरक्षा को बुलाया जाएगा और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, संभवतः उस पर गुंडा होने के अपराध का आरोप लगाया जाएगा। दाली, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरा परिवार पैसे के बिना बर्बाद हो जाएगा। दाली, दाली, ली क्विक्सिया शोकपूर्ण ढंग से विनती कर रही थी, आंसू भरी आंखों से उसे असहाय आकर्षण और मार्मिकता का आभास हो रहा था। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। काऊ डाली ने अपनी नजर दूसरी ओर घुमा ली और ली क्विक्सिया की ओर देखने से इनकार कर दिया, जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले। इन शब्दों ने ली क्विक्सिया को काऊ डाली को अविश्वास से घूरने पर मजबूर कर दिया। चैप्टर 120 वह स्वयं को अधिक महत्व देती है। काउडाली जिसने उसके लिए हेयरबैंड खरीदे, काउडाली जिसने उसके लिए अनगिनत जंगली फल चुने, काउडाली जिसने उसे लिपस्टिक दी, वह एक ही बार में गायब हो गई। दाली, दाली, अगर हम पैसे नहीं जुटा सकते तो मुझे बेच दिया जाएगा, मैं वास्तव में बेच दिया जाऊंगा। दाली, ली क्विक्सिया ने काउडाली का हाथ कसकर पकड़ लिया, सख्त विनती की। वह झूठ नहीं बोल रही थी। वो एक लड़की थी, और इसके अलावा एक ऐसी लड़की जिसे घर पर पसंद नहीं किया जाता था। उसके पिता निश्चित रूप से उसके बड़े भाई की खातिर उसे बेच देंगे। उसने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि अगर उसे बेच दिया गया तो उसका क्या होगा। दाली, दाली, काऊ डाली संभवतः अप्रभावित नहीं रह सकते थे, वे कई महीनों से एक साथ थे। क्विक्सिया, मैं इतना पैसा नहीं जुटा सकता। काऊ डाली वास्तव में उतना पैसा नहीं जुटा सका। 3 मोड़ और एक ध्वनि के लिए भी अब टिकट की आवश्यकता होती है, और अगर किसी के पास पैसे हों, तो भी टिकट प्राप्त करना आसान नहीं था। यह देखकर कि काऊ डाली नर्म पड़ रही थी, ली क्विक्सिया ने तुरंत कहा, आप इसे उधार ले सकते हैं। इस टिप्पणी ने सीधे तौर पर फैंग चायांग को हंसाया। तो फिर आपका परिवार उधार क्यों नहीं लेता? आपसे शादी करने के लिए दाली को 1 दशक का अकाल सहना होगा। आपको क्या लगता है कि आप इसके हकदार हैं? फैंग चायांग ने ली क्विक्सिया की ओर उपहास से भरे चेहरे के साथ देखा, तो फिर आपका परिवार पैसे उधार क्यों नहीं लेता? अब पहले से कहीं अधिक, आप अपनी बेटी को बेचना चाहते हैं। मुझे क्षमा करें, लेकिन आप वह कीमत वहन नहीं कर सकते। इन व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर ली क्विक्सिया का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। शायद वह भी जानती थी कि उसका विचार कुछ हद तक बेतुका था, लेकिन उसने काऊ डाली की उसके लिए भावनाओं के बारे में सोचा, और इसके अलावा उसने इस यात्रा पर कुछ पैसे भी कमाए थे, और उसके कुछ अच्छे भाई थे, शायद वे मदद कर सकते थे। एक बार जब उसने उससे शादी कर ली, तो वह निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी और घर को अच्छे से संभालेगी। लेकिन वह खुद को जरूरत से ज्यादा आंक रही थी। काऊ डाली ने अचानक फैंग चायांग की ओर देखा, हैरान होकर कि यह भाई इस तरह बोलेगा। वह वास्तव में इतनी नकदी और टिकट लेकर नहीं आ सका, लेकिन उन्होंने इतना लंबा समय एक साथ बिताया था, भावनाएं विकसित हो गई थीं और काऊ डाली के लिए इसे छोड़ना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसका परिवार दहेज के लिए बहुत अधिक मांग कर रहा था, और उसका परिवार वास्तव में इसे पूरा नहीं कर सका। उसकी मां घर पर परेशान थी, इसलिए वह सांस लेने के लिए बाहर निकला था। यदि आप अभी भी मेरे भाई से शादी करना चाहते हैं, तो दहेज पहले की तरह ही रहेगा। यदि आप मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो चलो यही रिश्ता तोड़ दें और इसका शादी से कोई लेना देना नहीं होगा। यह कैसे हो सकता है? उसके परिवार को उसके बड़े भाई को बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसके पिता पिछले दहेज को वापस लेने पर विचार नहीं करेंगे। दाली, भाई दाली, इसे मुझसे उधार माने, ठीक है। मैं तुम्हें भविष्य में वापस भुगतान करूंगा। ली क्विक्सिया ऐसे ही हार नहीं मानना थी, उसके पिता शायद उसे बेच देंगे।
मैं पैसे उधार नहीं ले सकता, काउडाली ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा। ली क्विक्सिया की ओर देखते हुए कुछ हद तक टूटा हुआ महसूस कर रहा था। चलो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, फैंग चायांग ने काउडाली को जल्दी से दूर ले जाते हुए कहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि दाली उसके दिल को नर्म नहीं करेंगे। मामला 1 या 200 का नहीं, बल्कि हजारों का था। इस बार थर्ड ब्रदर ने सबसे अधिक निवेश किया था, और यहाँ तक उसने केवल 1000 से थोड़ा अधिक ही कमाया था। उनके पीछे ली क्विक्सिया के रोने की आवाज आई। काऊ डाली के होंठ कई बार कान पे, लेकिन फिर भी उसने फैंग चायांग का पीछा किया और चला गया। दाली, आपको नर्म नहीं होना चाहिए, यह कोई छोटी रकम नहीं है, बल्कि एक बड़ी रकम है, फैंग चायांग ने कहा। उन्होंने पैसा कमाया था, लेकिन उन्होंने इसे लापरवाही से खर्च करने की हिम्मत भी नहीं की। वे अब युवा नहीं थे, उन सभी को घर बनाने और पत्नियों से शादी करने के लिए अपने पैसे बचाने की जरूरत थी। मेरे पास भी उतना पैसा नहीं है, काउडाली के पास वास्तव में उतना पैसा नहीं था। केवल तीसरे भाई के परिवार के पास उस तरह का पैसा था, लेकिन वह तीसरे भाई का था। तीसरा भाई उन्हें पैसे कमाने के लिए ले गया था, यहाँ तक कि इतना पैसा भी कमा रहा था, और इस प्रक्रिया में वह घायल हो गया। चलो, कुछ देर मेरे घर बैठेंगे, फिर तीसरे भाई के पास चलेंगे।